दुआ कीजिए कि हमें डॉलर मिल जाए क्योंकि हम डॉलर देखने को तरस रहे हैं। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। आपने फौज खड़ी की, इंडिया की साइड पे वो तालिबान आपकी पिटाई करके चले जाते हैं, 6-7 फौजी मार जाते हैं कुछ दिन के बाद। तो आईएमएफ का आप यकीनन फॉलो कर रहे होंगे, जी जो जी। मीटिंग्स चल रही थी। क्या लग रहा है आपको कि दोबारा इनको यानी लोन मिल जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो पाकिस्तान में रोका कैसे जाएगा उस पैसे को? ये तो फिर बाहर ले जाते हैं। बाहर नहीं, उन्होंने जो कंडीशन डाली है कि ये हम्म, पाकिस्तान फौज की जो सोचा है कि इंडिया की मिलिट्री से 80% पाकिस्तान आर्मी है और कोई 1/10 भी साइज नहीं है, तो ये उसी बात पे आ जाती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में तो मुल्कों की फौज होती है, यहाँ फौज का एक मुल्क है। तो हम्म, द बेसिक थिंग इज कि दिस मनी इज बीइंग आस्क्ड फॉर टू फीड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो उनकी तो रिवाज ही बन गया है ना कि ये पैसा जो है, और हर पाकिस्तानी भी इसमें एग्री करता है। पाकिस्तानी क्या, जो पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान है वही पाकिस्तानी है, बाकी कौन है पाकिस्तानी? हम्म, उनके यहाँ 100% ये है कि जी फौज है, अभी फौज को तो देना ही है हम्म, और खत्म हुई बात। इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है, चाहे वो बलोचों को मारे, पश्तूनों को मारे, सिंध में गोली चलाए, जो करना है उसको करे पाकिस्तान फौज, चाइना को जमीनें बेच दे अपनी। सो व्हेन एन एंटायर नेशन एक ही चीज पे एग्री करते हैं कि फौज के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी, और ये फौज की भी कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये बदनसीबी हमारी है। हमें आदमी यूनिफॉर्म में बड़ा शानदार लगता है। हमने 1958 का मार्शल लॉ देखा था, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट मिलिट्री को पहली दफा सड़कों पे देख के ऑल ऑफ अस इनेमर्ड, यार कमाल है, और ही जा रहा है। और वो तबाही की तरफ चला गया उस दिन, अक्टूबर 1958 की बात है। बट एज अ पीपल वी आर फैसिनेटेड बाय मिलिट्री एंड यूनिफॉर्म्स एंड किलिंग एंड सब मेकिंग पीपल सफर। किसी को मुर्गा बनाया हुआ था फौज ने, किसी से नाक की लकीरें निकलवा रहे थे, पता नहीं क्या तमाशा था 58 में। बट ऑल ऑफ अस एंजॉयड इट, क्योंकि जहनी तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुसलमान है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह और गजवा हिंद के अंदर टूटा हुआ है कि जनाब ये तो बहादुर शाह जफर की जायदाद थी, वो हमें वापस मिलनी चाहिए, जैसे अंग्रेज जिससे दिया था उसको दे दे। सो वी आर इनकेपेबल ऑफ एड्रेसिंग द प्राइमरी इशू कि व्हाट हैज द मिलिट्री गॉट टू डू विद रनिंग अ कंट्री। आपका काम है, आप पे इतना खर्चा होता है कि आप बॉर्डर पे डिफेंस लाइन करें। आपने फौज खड़ी की, इंडिया की साइड पे वो तालिबान आपकी पिटाई करके चले जाते हैं, 6-7 फौजी मार जाते हैं हर कुछ दिन के बाद। तो दैट मीन्स कि everything that you have in your mind strategy wise is a failure। आप इंडिया को कोई शौक नहीं है आप पे हमला करने का, फौज आपने वहां लगाई हुई, आपने कोई 10-20 हजार रखे हुए वहां सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में कि वहां से भेजेंगे हिंदुस्तान को तंग। वो एलिमेंट अलग है पाकिस्तान फौज का। पाकिस्तान में भी, जिसको मैं कहता हूँ, विस्की जनरल्स हैं और कुछ जिहादी जनरल्स हैं। वो विस्की पीने वाले जो हैं वो नकम्मे होते हैं, और जो जिहादी हैं वो सर से फिरे हुए होते हैं। तो वी आर कॉट इन अ डिलेमा कि सबसे अकलमंद फौजी भी जो है वो भी उतना हुआ पट्टी से, उसको पता नहीं क्या कुछ चाहिए, वो कायदे आजम की तरह सोच रहा है कि मिस्र से पता नहीं चीन तक हमारा राज होगा और ये सब होगा। आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली कोई पढ़ता है किताब, कोई सोचता है कि व्हाट इज द वे आउट ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकमेंट। क्यों जीएनपी हमारा कम होता जा रहा है, जबकि 60s में हम इंडिया से आगे थे, तो ये कैसे था मुमकिन? इंडिया से रिश्तेदार वगैरह आते थे, वो कराची में ऐसी आंखें खोल खोल के देखते थे। इट वॉज अ वेरी इकोनॉमिकली वायबल कंट्री डूइंग वेरी वेल। अर्ली 60s की बात करो, और उसके बाद जब से ये 65 की जंग शुरू हुई और हमने फौजी भेजने शुरू किए, पूरा मुल्क ही ठप हो गया। ट्रेन की जो ग्रोथ थी, या तेजगाम चलती थी, फिर मुझे याद है तेजराव शुरू हुई, पीपल वर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू कराची, और जैसे उनके ट्रेडिशनल रास्ता पेशावर से गुजरता था मद्रास तक, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड देन फर्दर डाउन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज। हर चीज उल्टी पुल्टी करके बंगालियों को दबाने के चक्कर में आप खुद डूब के मर गए। बंगाल तो इज डूइंग वेरी वेल नाउ इकोनॉमिकली। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं, अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड,
मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है, और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी वाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा, और नॉर्थ में बैठ के कि जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ सो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वजन जो है वो देखा जाना चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की डुअल ओरिएंटेशंस हैं ये बड़ी यानी कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी है ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर वो साउथ से भी है, एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल एज वेल। सो ये वो सारी चीज़ें हैं दैट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अभी मैं देख रहा था कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में शिव शंकर मेनन ने एक आर्टिकल लिखा है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट, और ये जो नॉन वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनके हवाले से। सो आप देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निकेश शाह को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। तो इट मीन्स के दे बिलीव अब इंडिया जो है उसने यूके को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उससे पीछे निकाला है, पीछे छोड़ा है। और कहा जा रहा है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है जी, और आबादी बढ़ने की वजह से वो कल को चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। और इस साल वो G20 की समिट जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है उस वो G20 की जो समिट है दे आर नॉट होस्टिंग इट लाइक अदर कंट्रीज, दे आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी द ग्लोबल लीडर। आईएमएफ की टीम इस समय पाकिस्तान के अंदर है और उनके खाते चेक किए जा रहे हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो चेक की जा रही हैं और उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज निकलने में बहुत ही देर हो रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी इस समय आईसीयू में है। अगर आईएमएफ का पैकेज समय पर नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। हाल ही में आई पाकिस्तान के अंदर बाढ़ ने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस किया पाकिस्तान का, और उसके बाद दुनिया भर के मेजर कंट्रीज़ ने मिलकर पाकिस्तान को लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर का एक फ़ंड दिया। और अब आईएमएफ की टीम उनसे ये पूछ रही है कि वो जो 10 बिलियन डॉलर्स थे वो कहाँ गए। उसका रिकॉर्ड आईएमएफ की टीम मांग रही है, जो कि पाकिस्तान देने में असमर्थ है। और उसका रीज़न है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि जितना भी पैसा पाकिस्तान के अंदर फंड के रूप में आता है वो सारा पैसा पाकिस्तानी आर्मी के जनरलों के जेबों में चला जाता है और उसका कुछ प्रतिशत ही आम जनता तक पहुंचता है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी रो रही है कि इंडिया आज के समय में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर रहा है, वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है और ग्लोबल नॉर्थ के और साउथ के बीच में एक ब्रिज का काम करना चाहता है। साथ ही साथ इंडिया इस साल G20 और SCO जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट होस्ट कर रहा है और इस दौरान वो हर पॉसिबल एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा इन समिट्स को होस्ट करने के दौरान।